हेलो गाइस। द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करते आज के हैं। 3 फरवरी का पेपर है और इसको डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। ये सिर्फ द हिंदू ही नहीं, मैंने इसमें बिजनेस लाइन भी ऐड किया है, प्लस इंडियन एक्सप्रेस भी ऐड किया है। ठीक है, लेकिन मेजरली द हिंदू है बिकॉज मेज एक्सप्रेस, क्योंकि द हिंदू काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और सब कुछ कवर भी करता है, और जो कुछ नहीं कवर करता है वो मैंने उससे ले लिया है। और ये दोस्तों बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ एग्ज़ाम से रिलेवेंट, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। ठीक है, सब कुछ मैंने कंबाइन कर दिया है। आपको यूज़ कहाँ पे करना है आप कर लेना, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायनेमिक्स 2000। देखो कंटेक्स्ट क्या है, अभी अभी फरवरी में, ठीक है, 2 फरवरी को भारत की और इंडिया की भी फ़ोन पे बात हुई है, और यूएस की। तो वहाँ पर ट्रेड डील साइन हुई जहाँ पे 50% टैरिफ जो लगे थे हम पे, आपको पता होगा, वो 18% पे आ गए हैं। ये आप सभी को पता होगा, न्यूज़ खूब चल रही थी। ठीक है, तो ट्रंप के फैक्टर को हम लोग समझेंगे क्या है। ट्रंप प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे थे, अब अचानक क्या उनको हो गया कि भारत को उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो कि हाई टैरिफ पे बेस्ड थी, उन्होंने जो है इंडिया को पहले जीएसपी से हटाया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, कि इंडिया जो है लगभग 0% टैरिफ पे इंडिया अपना सामान बेचता था, बिकॉज इंडिया डेवलपिंग कंट्री था, अंडर डेवलप्ड कंट्री था, इसीलिए। अब ये चीज़ यूएसए ने हटा ली थी, तो ये इंडिया के कहीं ना कहीं एंटी ये स्टेटमेंट था। आखिर ऐसा ट्रंप ने क्यों किया? 2026 में जो डील हुई है इंडिया यूएस की, ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, और ट्रंप यूएस ने रियलाइज़ कर लिया है कि अगर चीन से डिपेंडेंस ख़त्म करनी है तो इंडिया ही उसका एक जो है अल्टरनेटिव बनेगा। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कि अगर चाइना से डिपेंडेंस कम करनी है तो इंडिया ही वो सामना कर सकता है चाइना का कॉम्पीट, क्योंकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है इंजीनियरिंग में भी। इंजीनियर्स हम अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर्स अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, प्लस साइंटिस्ट्स अच्छे करते हैं। और इंडिया के पास जो मार्केट भी काफ़ी बड़ी है, तो सब कुछ है जो चीन के पास है, और भारत चीन के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, ऐसा ट्रंप का मानना है, यूएसए का मानना है। तो ट्रंप फैक्टर कुछ दिन के लिए था कि हम नहीं, हम चीन को भूल जाओ, इंडिया को भूल जाओ, हम सिर्फ अमेरिका फर्स्ट। लेकिन अमेरिका फर्स्ट कुछ भी नहीं है जब तक आप चीन को काउंटर नहीं करोगे, वरना चीन का दबदबा बढ़ जाएगा और अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या बातें हुई हैं? टैरिफ कम करेंगे, 18% पर आ गए हैं। ठीक है, ये इंडिया का जो $2 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट है, हमारा गोल है 2030 तक हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारा इसमें बन जाएगा। फिर क्वाड में क्विड प्रो क्वाडो, इंडिया ने केवल एक साइड नहीं ली है, इंडिया ने एलएनजी जो है रूस से खरीदी है, और यूएसए से भी व्यापार किया है, मिडिल ईस्ट से भी किया है। तो हमने जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी एक पर रिलाय नहीं किया है, रशिया से भी ली है, इराक से भी, सऊदी से भी, और अब यूएसए से भी, जो कि वेनेजुला जो उन्होंने कब्जाया था, उससे हम कवर करने वाले हैं। डिफेंस एंड हाई टेक कोऑपरेशन, इंडिया इज नाउ विंग, इंडिया को यूएसए ने मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया था बहुत पहले ही। ये क्या करेगा, जो जो कि इंडिया अब सिर्फ और सिर्फ वेपन्स खरीदेगा नहीं, इंडिया जो है को प्रोडक्शन भी करेगा यूएसए के साथ, और डेवलपमेंट भी करेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत में हमारे काफ़ी सहायता मिलेगी, जैसा कि रूस के साथ हम करते आए हैं बहुत सालों से, अब हम यूएसए के साथ भी करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रिलाई आप पे नहीं करेंगे पाकिस्तान की तरह, कि हम सिर्फ और सिर्फ आप पे रिलाई कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। निर्भरता आप पे सिर्फ नहीं करेंगे। टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन लेबर इंटेंसिव है, तो हम लोअर टैरिफ जो हमारे पास 18% लगा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर 19%, बांग्लादेश के ऊपर 20%, तो हमें इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यूएस में टैरिफ कम हुआ है भारत के लिए। फार्मास्यूटिकल्स के लिए, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो यूएसए के लिए काफ़ी अच्छा है कि उसको ईजी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है,
काफ़ी सस्ती मेडिसिन्स और एग्रीकल्चर के लिए मरीन गुड्स, श्रिम्प्स जो है काफ़ी बड़ी मार्केट होगी इंडियन सेक्टर के लिए, जो हम इंडियन ओशन में खूब सारे पकड़ते, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन अभी भी बहुत सारी वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन लोग जो है वो चाहें तो बेच सकते हैं। अब बिग पिक्चर इसके लिए क्या है कि जस्ट डॉलर के बियॉन्ड क्या है कि यूएसए सिर्फ डॉलर को बचाना नहीं चाहता। यूएसए के पास बहुत कुछ है। इंडिया को काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए फ्री एंड इंडो पैसिफिक वही राग अलापा इन्होंने, हालांकि ये सब जुमला है खाली, ये सब जुमला खाली है, राग अलापा खाली है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये भी एक अपने आप में ही कोविड-19 की चीन पर सिर्फ डिपेंडेंस नहीं करेंगे हम, इंडिया को भी और बाकी कंट्रीज़ को भी, ये सिर्फ यूएसए का तरीके से आप कह लो मंत्र रहा है कि किसी कंट्री को कुछ। अभी चैलेंज क्या है भारत के? अभी ये देखा होगा H1B वीज़ा का इशू काफ़ी बढ़ गया था कि यूएस ने फीस $1 लाख कर दिया था। पहले का हर साल देनी होगी, अब कहा कि सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, तो उसमें भी पहले वो रिलैक्स हो गए थे, अब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये यूएसए इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल रखा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो लोग जैसे जो है उनके जो पेटेंट लॉज जो यूएसए के हैं उसको सम्मान नहीं देता है, ये उसका बोलना है। जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ आती हैं तो बहुत महंगी आती वो है, लेकिन भारत में अगर आओ तो उसकी पायरेटेड कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी 300-400 रुपये में। आप जाओ जहाँ दुकान पे जाओ, लैपटॉप में विंडो अपनी नहीं डलवा सकते हो अगर आपकी विंडो करप्ट हो गई है, ठीक है। जबकि अगर आप ऑफिशियली परचेज़ करोगे माइक्रोसॉफ्ट से बहुत महंगी आएगी। तभी वो बोल रहा है कि इंडिया इसको रिस्पेक्ट, ये काफ़ी अच्छी बात भी है। शायद इसीलिए हम लोग कि अगर ऐसा करता है तो हमको काफ़ी दिक्कत होगी, हमारे कंज्यूमर्स को 400 रुपये में जो विंडो पड़ रही है शायद वो 4000 की पड़े, लेकिन हम हमको लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सही बात है। टोटल एफटीए, हमें ये बात रिमेंबर रखनी चाहिए कि हमारा टोटल एफटीए भी नहीं हुआ है, नॉट अ फुल एफटीए, ये सिर्फ और सिर्फ 0% नहीं हुआ है। उसमें टाइम बहुत लगेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तभी भी क्या हुआ, अभी जो हमने इतना पढ़ा है इसमें क्या हुआ। इंडिया यूएस ने लोअर टैरिफ करने पर सहमति जताई है और डिपेंडेंस चीन पे कम, यूएस ने कहा कम करेंगे हम, और 18% मिनिमम मैक्सिमम टैरिफ लगाया है इंडियन गुड्स पे। और इंडिया ने कहा कि हम अमेरिकन गैस और वेपनरी परचेज करेंगे, बिकॉज अभी यूएस ने जो कारनामा किया है वेनेजुएला में, तो उसको अपना तेल ऑयल कहीं ना कहीं बेचना है, तो इसीलिए उसने इंडिया से डील की है, वरना करते ना वो, ठीक है। शायद आप कह लो कि इंडिया को लाने के चक्कर में भी ऐसा हो सकता हो कि उसने वेनेजुएला पे अटैक किया हो कि हम उसको सस्ता तेल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट का, उसका तो है नहीं कुछ, सब वेनेजुएला का है, लेकिन इस समय यूएसए उसको कंट्रोल कर रहा है, तो यूएसए ही जो चाहेगा वो होगा वहाँ पे। तो इंडिया यूएस ने 2026 में कहा कि अब हम लोग अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड ऐड कर दिया है। उन्होंने टेक अवे बहुत ही साधारण है, मतलब कि इसका जो मूल मंत्र है वो साधारण है कि इकोनॉमिक्स अब न्यू फ्रंटियर होगा डिप्लोमेसी के लिए, जियो पॉलिटिक्स वगैरह इतना नहीं, इकोनॉमिक्स ही डिसाइड करेगा क्या होने वाला है, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की बहुत बड़ी मार्केट है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, और जियो पॉलिटिकल क्लाउड भी इसका काफ़ी बड़ा मैटर करता है। इंडिया की जो स्ट्रेटजी इकॉनमी है कि हम रूस से भी तेल लेंगे, चीन से भी सब कुछ करेंगे, ब्रिक्स में भी रहेंगे, G7 में भी हम आते जाते रहेंगे आपके पास, तो वो सब चीज़ें ठीक हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक इकॉनमी, जो चाहेंगे हम दोनों ब्लॉक्स में, इधर रसिया चाइना के ब्लॉक में, उधर वेस्टर्न कंट्रीज़ के ब्लॉक में, यूएस प्लस यूरोप के ब्लॉक में भी रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये हमारी इकोनॉमिक्स के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए हमने अभी EU और इंडिया की ट्रेड डील अभी हुई है, FTA हुआ है, यूके के साथ भी ये किया हमने, न्यूजीलैंड के साथ भी किया हमने, तो जो हमारे लोगों को सूट करेगा, भारत के लोगों को, वो हम करेंगे। तो टैरिफ अभी कम कर दिया है, ट्रेड डेफिसिट इससे भारत का अच्छा हो जाएगा, रेसिप्रोसिटी कुछ उन्होंने टैरिफ कम किए हैं, 18% ले आए हैं, हमने बहुत सारे चीज़ों पे 0% लगा दिया है। अब मतलब भारत की जो मार्केट है इसमें EU भी अपना सामान बेचेगा और यूएसए भी अपना सामान बेचेगा। EU की गाड़ियाँ वाइन आएंगी, यूएसए की भी गाड़ियाँ और बहुत सारी वाइन्स आएंगी, तो हमें तो अपनी मार्केट EU के लिए वैसे भी खोलनी थी 0% टैरिफ पे अभी, वरना सारा इसी, तो एक्चुअल में ये दिक्कत यू के लिए होने वाली है, वरना सारा चीज़ें यू को फ़ायदा होती हैं, अब यू के लिए दिक्कतें काफ़ी बढ़ने वाली हैं, बिकॉज यूएसए ने भी एंट्री कर ली है, ठीक है। और ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे AI है, रोबोटिक्स है,
और जैसे कि अभी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं निसार सैटेलाइट में लॉन्च की थी इंडिया यूएस के साथ मिल करके। तो ऐसी इसी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आईसीईटी के तहत आएंगी, हम लोग साथ में काम करेंगे। और यूएसए ने बहुत सारे एग्रीमेंट पास कर रखे हैं, 2013 में आई थिंक पास किया था, कि हम चाइना से कोई कोऑपरेशन नहीं चाहेंगे स्पेस में। तो वो एक फैक्टर है, इंडिया को उसने काफ़ी फ्रेंडली माना था इसीलिए। और आपने, ठीक है, बिल्डिंग ऑन स्टडीज़ की इकोनॉमिक शिफ्ट वी जस्ट डिस्कस्ड, ठीक है। तो अभी अब वेटलैंड पे आते हैं, इसी अखबारों में बहुत डिस्कस किया गया है। 2 फरवरी आज है, 2 फरवरी को रामसार कन्वेंशन ईरान में, ये ओनली ग्लोबल ट्रीटी है जिसने सिंगल इकोसिस्टम वेटलैंड्स पे फोकस किया है। वेटलैंड्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि ये केवल और केवल वेटलैंड पर फोकस्ड है। थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इसकी थीम है, तो आपको याद रखनी है। भारत का मिशन जो है, इंडिया का मिशन सहभागिता है, जिसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन होने वाली है। फ्रेंड्स ऑफ वेटलैंड्स, जो किसान लोग हैं, जो आपस में लोग हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड मित्राजन ने अपॉइंट कर रखे हैं। ये क्यों? अगेन वही, कुछ बहुत कुछ याद करने को नहीं। अभी हमारे पास वेटलैंड 98 हो गई हैं, पहले ये सब नहीं याद रखना आपको है कि कितनी थी पहले, कितनी है, कितना एक्सपांस हुआ है। अभी जितनी है 98 हमारे पास है। हालांकि भी नहीं आएगा, बिकॉज मान लो अभी सपोज करो कि सपोज करिए आपकी 2026 में जो आपका आपका मान लो एग्ज़ाम है, और मान लो 24 में कोई एग्ज़ाम आपका है, तो अगर 20 मई को अगर एक और वेटलैंड अगर ऐड कर दी जाए तो फिर एग्ज़ाम के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसीलिए वो लोग नंबर नहीं देंगे। बिकॉज हो सकता है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही एक वेटलैंड और ऐड कर दी जाए, तो उसमें दिक्कत होगी ना। तो इसलिए 98 आपको केवल याद रखना है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी अगर आप ना याद रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पटना बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी इटा डिस्ट्रिक्ट में है, ये नहीं आपको याद रखना है। दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है, याद रख लो। मोस्ट डाइवर्स होती हैं, यूपी में है, हाँ ये याद रख सकते हो, ठीक है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से होके जाती है ये, ठीक है, इतना याद रखना आपको है। छांड नांद, ये याद रखना एक है। पटना वाली याद रखना है। ये कहाँ पड़ती है? ये कुछ नहीं आपको याद रखना, कच्छ में पड़ती है। और फेमस फॉर चिरबट्टी, घोस्ट नाइट के लिए, घोस्ट लाइट, ठीक है, जहाँ पे मिस्टीरियस ग्लोइंग लाइट पड़ती है। बस इतना ही खाली रखना कि ये मैच द कॉलम आ सकता है, बहुत कुछ नहीं इसमें आएगा, मैच द कॉलम आ सकता है। वाई वेटलैंड्स आर मैटर, क्यों मैटर करती हैं वेटलैंड्स? वेटलैंड देखो मैटर इसलिए करती हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च करती है इन चीज़ों पे है, स्वाम्स पे या मार्सेस पे। स्वाम्स मार्सेस दलदली ज़मीनें होती हैं, ये किडनीज ऑफ प्लेनेट होती हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। जिस तरीके से किडनी हमारे गंदगी को, टॉक्सिन को हमारे ब्लड से साफ करती है, ब्लड साफ करती है, उसी तरीके से वेटलैंड्स फिल्टर करते हैं पोल्यूटेंट्स को, ताकि ये पोल्यूटेंट्स और सेडिमेंट्स हमारे वाटर टेबल में ना जा पाए, सी ग्राउंड वाटर में ना जा पाए। कल को ग्राउंड वाटर हमारा गंदा आ सकता है, इसीलिए वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट है, ये बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी हैं। ये बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कैसे हैं कि ये इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ फूड देती हैं, फिश, फ्रूट्स, रीड्स, जो नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज को मतलब मुहैया कराती है आपके लिए हैं। स्पॉन्जेस की तरह क्लाइमेट बफर की तरह एक्ट करती हैं। चाहे हैवी रेन्स हो गई हो, ये ज़्यादा वाटर को सोख लेती हैं, और जब ड्राई सीजन होता है तो उसमें पानी पीने के लिए लोगों को, जानवरों को, आप कह लो कि पंछी हैं, सब कुछ है, तो वो आपको मिल जाता है इसमें। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा 20 साइट्स हैं, फिर यूपी का नंबर है 11 साइट्स हैं, ठीक है। पटना बर्ड सेंचुरी नई नई ऐड की गई है, पटना यूपी में ही है ये। ड्राई स्टेट्स में बस गुजरात, राजस्थान वगैरह वगैरह आते हैं, आप बहुत आपको याद नहीं रखना इसमें। रामसर टैग मिलने से क्या होता है कि चैलेंजेस क्या है? देखो, इंक्रोचमेंट, आपको पता है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो एक्सपांसन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसमें दिक्कत आ रही है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जैसे हायासिंथ है, ये बहुत सारे, जिसको जलकुंभी बोलते हैं, जिसको जलकुंभी भी बोलते हैं, ये काफ़ी देखा होगा आपने, तालाबों में हरी हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो खूब सारी होती हैं, वो उसे ही हायासिंथ बोलते हैं। पोल्यूशन काफ़ी फैल रहा है आज के टाइम पे, अब देखा होगा आपने बहुत सारे, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर
एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स बाहर से आता है और उससे अलगल ब्लूम होता है, मतलब कि एल्गी खूब सारी ग्रो कर जाती है, उस वो बाद में फिश को मार देती है। फिश के लिए कुछ फिश के लिए ऑक्सीजन इतना बचता नहीं है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो एल्गल ब्लूम्स ने ले लिया है इस तरीके से। प्रीलिम्स के लिए आपको रामसार की मैपिंग आनी चाहिए, मैप में कहाँ कहाँ पे हैं, जो हमने डिस्कस किए भी हैं, ये सारी, ये सारी 3-4 जो है नई नई, उनको आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, और इनके आसपास की रिवर्स कहाँ पे हैं वो आपको पता होना चाहिए। वेटलैंड्स लाइफ लाइन क्यों है? 2026 में दोस्तों हमने 98 हमने कर ली हैं। ये दिखाता है कि हमने अपने रूल्स और नियम कानून बदले हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन एक होगा, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हो गया, यूट्रोफिकेशन पढ़ लिया, वेटलैंड मित्रास पढ़ लिया, रामसर अटैक पढ़ लिया। अब आते हैं इस पे बजट पे। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेट्स ग्रोथ है, हम दोस्तों ब्रीफली कवर कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना ठीक भी नहीं है, अखबार से इतना कुछ आता भी नहीं है, जो आता है मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए ऐसा कुछ। पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, ये क्या है? सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको पता होगा, बताया था मैंने, कैपेक्स की ब्रिज बनाना है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले आया हूँ आज, 12 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ पे लोगों की सैलरी देते हैं सरकार, कि सरकार ने जो पैसा खर्च कर दिया वो सिर्फ इंसान के पास पहुंच गया, जैसे फ्री बीज बांटना, गेहूं बांटना, मिड डे मील योजना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जिसमें कि आप, जैसे कि सरकार ने, मान लो, थिंक करो कि एक सरकार ने बिल्डिंग बनाई है, हाईवे बिल्ड किया है सरकार ने, तो ये रोड बन गई है, फिर क्या करती है सरकार ने? रोड बना दिया मान लो, फिर इसमें इस रोड के आसपास प्राइवेट फैक्ट्रीज ओपन होती हैं। क्यों? क्योंकि सड़क मिल रही उनको है, उससे उनको अपना सामान पहुंचाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए ढाबा खुलते हैं, तो ढाबा खुलते हैं, पंचर की दुकान खुलती है, पेट्रोल पंप्स खुलती हैं, तो लोगों को जॉब्स मिलती है। तो ये सरकार के सड़क बनाने से कितनी एक्टिविटीज़ बन गई। फिर वहाँ पे छोटे मोटे गांव बस जाते हैं, फिर छोटे मोटे जब गांव बसते हैं, सड़क पे लोग अपना मकान लेते हैं, फिर वहाँ पे स्कूल खुल जाते हैं, स्कूल खुलते हैं, फिर अस्पताल धीरे धीरे, तो एक नई एक्चुअली कॉलोनी बन बस जाती है वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, कि एक चीज़ खोलने से, हाईवे बनाने से ट्रक ड्राइवर को फ़ायदा हो रहा है और फैक्ट्रीज़ खुल रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। फिस्कल प्रूडेंस क्या है? कि पैसे को ऐसे यूज़ करना दिमाग से, कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के परसेंटेज में, उसी के प्रतिशत में। तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है 4.3% ऑफ जीडीपी। अगर सरकार 100 रुपये सरकार को अगर आ रहे हैं टैक्स से, तो सरकार 104.3 रुपये खर्च कर रही है। ये होता है फिस्कल डेफिसिट, कि जितना रेवेन्यू आ रहा है माइनस एक्सपेंडिचर। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट की सरकार को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और बजट को मैनेज करना चाहिए, ये एक्ट है। इसने कहा गया कि 3% पर जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। ये 2003 में आई थिंक एक्ट पास किया गया था ऐसा कुछ। डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना है? भारत का 55% है, जो कि काफ़ी लो है, ठीक ठाक है। यूएसए का तो 90% है, तो जापान का तो इससे भी 100 से भी ऊपर ज़्यादा आई थिंक है, कि मतलब इतना हमारे पर कर्जा है। डेट टू जीडीपी का मतलब है कि इतना कर्जा हम पे है। जॉबलेस ग्रोथ पैराडॉक्स क्या है? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% की है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? कि कुछ सेक्टर्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स बड़े कम ग्रो कर रहे हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? कि इसमें कुछ सेक्टर्स ग्रो करते हैं, उनकी सैलरी बहुत है होती है, और कुछ की सैलरी बड़ी कम होती है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मान लो कि चाइना है यहाँ पे और इंडिया है। सपोज करो कि इंडिया ने इस साल प्रोडक्ट जीडीपी, इंडिया का मतलब जीडीपी प्रोड्यूस की मान लो 100 रुपए की, सपोज करो चाइना ने भी 100 रुपए प्रोड्यूस की, रुपए की बात कर रहा हूँ मैं दोनों की। अब चीन ने जो 100 रुपए के किया, लेकिन चीन ने 10 लोगों को जॉब दी,
सब लोग 10 रुपये कमा रहे हैं यहाँ पे, सपोज करो थोड़ी देर के लिए। इंडिया ने सपोज करो 5 लोग कमा रहे हैं, कोई 20 कमा रहा है, कोई 25 कमा रहा है, मतलब 20-20 कमा रहे हैं, तो इंडिया में 5 लोग जॉबलेस हैं। यहाँ पे 10 के 10 लोग, मान लो इनकी कंट्री में मान लो 12 लोग थे, तो 12 में से 10 लोग एम्प्लॉयड हैं। हमारे यहाँ 12 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही एम्प्लॉयड हैं, 7 लोग बेरोजगार हैं। तो इसे कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ। कि जीडीपी का मतलब है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है, मैंने अब सैलरी की बात की इनकम मेथड से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि जॉबलेस ग्रोथ रेट, हालांकि बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मैं अगर आपको इसके लिए मैं वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। सर्विस सेक्टर ट्रैप, कि इंडिया की जो है हाई टेक सर्विस सेक्टर, आईटी फाइनेंस बेंगलोर में जैसा कि आपको पता है खूब बेस्ड है, तो वहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं हो पाई है जितनी की हम लोगों ने इस पर फोकस किया है, ठीक है। हम लोग मशीन्स और एआई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना कि ह्यूमंस, बिकॉज वो काफ़ी कम सस्ता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के पास मिलियंस ऑफ यूथ जो है वो इंटरिंग जॉब मार्केट एवरी ईयर। कैपेक्स, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि इंडिया और ईयू का जो एफटीए हुआ है, ईयू में बहुत सारे लोग, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, तो उनके पास वैकेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन उनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। इंडिया ये गैप फिल कर सकता है अपने लोगों को भेज करके, और इंडिया के लोग जो है जा करके वहाँ पे स्किल लोग जो है पढ़े लिखे वो जा सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग वाली हम चाहें तो फ्रांस और स्पेन के टीचर्स को मंगा सकते हैं यहाँ पे हैं बेसिस पे, ताकि वो हमें लैंग्वेज सिखा पाएँ भारत के लोगों को। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी, जैसे कि भारत में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, ऐसी वेबसाइट बनवा सकते हैं, सरकार चाहे तो बनवा सकते हैं, और फिर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऐसी कंट्रीज, इटली वगैरह हैं, इनके टीचर्स को हायर करो आप, ताकि भारत के लोगों को वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज सिखा पाएँ। इससे क्या होगा कि भारत के लोगों को वहाँ पे जॉब आसानी से मिल पाएगी, है ना। और फिर कोलैबोरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक कोलैबोरेशन एक वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। अब देखो ट्रांजिशन क्या हुआ, बहुत सारी डेवलप कंट्री करती क्या है कि उन्होंने पहले एग्रीकल्चर भी वो सोसाइटी थी, बाद में मैन्युफैक्चरिंग हुई, अब वो सर्विस सेक्टर लेड है। जैसे चीन का भी 57% जो है जीडीपी इस समय सर्विस सेक्टर पे है, लेकिन चीन का भी पहले 70% मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था। भारत का ऐसा नहीं हुआ, भारत ने डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में जंप कर लिया, तो ये काफ़ी बड़ी विडंबना हमारे लिए है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा नहीं हो पाया है, तो हमारे पास प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इसीलिए भारत ने क्या क्या कहा कि ये ब्रिज जो हम बनाएंगे जॉब्स की, और भारत ने भी एक स्कीम भी लॉन्च की है कि टेक्सटाइल एक्सपेंशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। हमने इंडिया, यूएस और ईयू के साथ ट्रेड डील जो की है अभी, तो उसमें हमने टेक्सटाइल काफ़ी हमारा एक कंपोनेंट होगा जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूरोप में 0% और यूएसए में 18% पे हम लोग बेच पाएंगे, जो कि लोएस्ट है टैरिफ हमारे लिए। तो हमारी जो एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो 10,000 करोड़ रुपए फंड देंगी सरकार, ताकि हमारे जॉब इंजन्स बन पाएँ, लोगों को खूब सारी जॉब्स मिल पाएँ इसमें। अभी आपको पता है कि मनरेगा 100 डेज जो ट्रेडिशनल था उसको हमने 125 डेज कर दिया है। डिमांड, पहले डिमांड ड्रिवन था, अब वो सप्लाई ड्रिवन हो जाएगा। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन इसमें एक प्लानिंग के तहत हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये भी एक तरीके से केवल डिगिंग होल्स नहीं, सेंट्रली फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट पे कहाँ काम हो रहा है। ये जो मनरेगा के लोग बने थे, अब वो वीजी, बीबीजी, रैमजी के तहत अब वो उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिसमें सरकार के पास ट्रैकिंग एबिलिटी होगी, ऑनलाइन की ट्रैक कर पाएंगे कितना काम जो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं प्रधान जी सिर्फ पैसा ही अपने रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, ये ऐसा होता था दोस्तों, मेरे गांव में ऐसा हुआ है काफ़ी। ऑरेंज इकॉनमी, यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड जैसे आर्ट्स हो गई, डिज़ाइन हो गई, हेरिटेज हो गई, टूरिज्म हो गई, इसमें खूब फोकस दिया गया है। धोलावीरा और लोथल जैसी साइट्स पे खूब सारा जो है जॉब्स यहाँ पे आएगा, जो लोग वहाँ पे टूरिस्ट की तरह जाएंगे वहाँ पे। बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव में 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की गई, ये आपको याद नहीं रखना है। इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, किसके लिए? इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ताकि लोग हमारे यहाँ खूब सारे आएँ। और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है कि हम लोग खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, और हम लोग हैं भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। गुड न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट है जो बोन्स ऑफ कंट्री, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब सारा काम कर रही है।
ये 12.2 लाख करोड़ रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। वार्निंग क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट केवल इनफ नहीं है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ रेट चाहिए, गरीब लोगों को जॉब भी मिले, विलेज में भी ये डेवलपमेंट पहुंचे, केवल सिटीज़ में ना रहे, बेंगलुरु जैसे सिटीज़ में ना रहे, बाकी भी पहुंचे गांव तक में। गांधी जी का आइडिया जो है ना डीपीएसपी में, कि गरीब लोगों तक भी ये चीज़ पहुंची। क्योंकि इंडिया बसता है दोस्तों हमारा, इंडिया हमारा बसता है शहरों में, और भारत बसता है गाँव में, ग्राम में। तो याद याद रखना आपको। कैपेक्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स लाइक रोड्स, पावर प्लांट्स एंड मशीनरी, इनमें। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अमाउंट मनी जो है गवर्नमेंट बोरोज टू रिकवर इट्स एक्सपेंसेस, क्योंकि सरकार ने जितना पैसा था, कमाई थी, कमाई माइनस खर्चा, तो खर्चा ज़्यादा है तो फिजिकल डेफिसिट बोलेंगे उसे, अगर खर्चा कम है, कमाई ज़्यादा है तो उसको फिजिकल सरप्लस बोलेंगे। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी आ रहा है, ठीक है। तो उसको 4.3% आपको पता है कि इस जीडीपी का जो है 4.3% जीडीपी का, और जीडीपी हमारी है $4 ट्रिलियन के आसपास। तो वही 160 to 70 80 बिलियन डॉलर्स जो है हम लोग बॉन्ड इशू करके, हम लोग जो है गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती है गवर्नमेंट, पैसा उधार लेती है, ठीक है। SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल बिजनेसेस दैट आर द बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट। SMEs 50% लगभग एक्सपोर्ट हमारा SMEs से होता है। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी बराबर होती है नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई को अगर आप रोक दो तो ये हो जाता है। अभी क्या है? रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और लखपति दीदी स्कीम की डे NRLM किया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये मिशन क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। आपको पता होगा कि 2026 के तक, एज ऑफ 2026 तक 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स ने, 91 लाख हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो कि परहैप्स द वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैरी करने का। इससे क्या होता है? सोशल मोबिलाइजेशन का आइडिया जो सफल होता है कि सोशली हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। कैसे? ये वुमेन को काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन ज़्यादा है। अब इसका लखपति दीदी स्कीम का टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 3 करोड़ 30 मिलियन SHG वुमेन हो जो 1 लाख रुपए कमाएं। तो मतलब कि कितना हो गया हमारे पास? बहुत सारा पैसा हो गया ये, ठीक। लखपति दीदी स्कीम जो है, लाख जो रुपए कमाए, लख हर एक औरत लाख रुपए कमाए, ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं है, ये लगभग लगभग 10,000 रुपये महीने कमाने की बात हो रही है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि न्यूट्रिशन पे ध्यान दे पाएंगी, एजुकेशन पे ध्यान दे पाएंगी बच्चों के, और सोशल स्टैंडिंग अपने परिवार की उस पर ध्यान दे पाएंगी। ये न्यू एज स्किल है, इस पर हम लोगों को काम करना है। रूरल वुमेन जो है काफ़ी, ठीक है। ड्रोन दीदीज 15,000 SHG जो है वो ऑपरेट और रिपेयर कर रही हैं ड्रोन्स को। टेक्नोलॉजी में भी वो आगे आ रही हैं, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग या क्रॉप मॉनिटरिंग ये भी काम कर रही हैं, किसानों वाला भी काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर भी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब भी जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, सोलर पैनल भी बना रही हैं। तो SHG का यहाँ पे रोल होता है कि 91 लाख हमारे कंट्री में दोस्तों SHGs हैं, 91 लाख, जिसमें से 3 करोड़ औरतें काम करती हैं। मतलब 30 मिलियन अगर मैं 3 करोड़, लगभग 90 लाख अगर SHG है मान लो, और 300 लाख, तो मतलब कि एक SHG पे 3.3, मतलब हर SHG में लगभग 3.3 औरतें काम कर रही हैं। तो ये कुछ में ज़्यादा कुछ में कम एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टेक्निकल सर्विस में प्लम्बिंग, टेलरिंग भी ये काम औरतें करती हैं, तो उसमें भी काफ़ी उनको फ़ायदा है। लेडर ऑफ ग्रोथ बढ़ाता है। इसमें क्या है कि सेविंग्स काफ़ी होती हैं, आदमी कमा रहा, औरत भी कमा रही है, तो दोनों का एक इंटरनल लेंडिंग होती है। अब दोस्तों ये जो टेलरिंग का काम कर रही हैं, टेलरिंग में क्या होगा कि हमारे टेक्सटाइल्स काफ़ी बढ़ेंगे, ज़्यादा बन पाएंगे, है ना। फिर उसको हम EU USA इन कंट्रीज़ में बेच पाएंगे।
बांग्लादेश से वगैरह वगैरह कम्पीट कर पाएंगे हम लोग। बैंक लिंकेजेस, कोलेटरल फ्री लोन दे दिया जाएगा हमारे अप टू 20 लाख रुपए तक का, सरकार हेल्प करेगी इसमें। माइक्रो क्रेडिट मतलब कि सरकार चेक करेगी कि कौन कौन कहाँ पे कितना ऐसा हो रहा, तो डेवलपमेंट हो रहा, तो उसको माइक्रो क्रेडिट ले करके उनको, हर एक दीदी को माइक्रो एंटरप्राइज बनाएगी जिसमें 3-4 औरतें मिलकर काम कर सकती हैं। ये तरीके से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह ही होगा, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी वो। तो ऐसे ही दोस्तों, जो आज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम बने हैं, ये पहले छोटी कंपनी ही थी, बाद में इन्होंने स्केल अप किया। तो स्केल अप करने की जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार इनको खूब कोलेटरल फ्री लोन देगी, मतलब कि बिना इंटरेस्ट के लोन देगी। मार्केटिंग गैप, मार्केटिंग सरकार खूब करवाएगी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ठीक है, ताकि अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर पाओ। फिर दिक्कतें यहाँ पे ये आती है कि स्कीम्स बहुत सारी हैं, अब किस स्कीम को ट्रस्ट करें, किस स्कीम को जा रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो वो करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा इसमें। डबल बर्डन, कि अभी भी रूरल रूरल जो वुमेन है, गांव की औरतें हैं, वो डोमेस्टिक अनपेड वर्क करती हैं, है ना। तो उनको अभी मेल मेंबर फैमिली कहते हैं कि ये तो घर का ही काम करती हैं, क्या ही है इनमें। तो ये थोड़ा सा हमें माइंड सेट अपना बदलने की आवश्यकता है कि हाँ, वो भी काम कर सकती हैं, सिलाई कढ़ाई की मशीन ला के, या टेलरिंग करके, या फिर जैसे प्लम्बिंग का काम करके। तो ड्रोन, जैसे कि अभी आपको दिखाया कि ड्रोन बना रही हैं वो लोग, है ना। देखा होगा अपने गाँव वगैरह में लिफाफा वगैरह लोग बनाती हैं, तो ये भी एक अपने घर में काम है। ठीक है, स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस, ठीक है, डिजिटल आजीविका रजिस्टर is being used to track income of every lakpati didi in real time, ensuring that growth is not just on paper but on ground as well। 3 लाख करोड़ रुपए आएगा डायरेक्ट। लोकल वैल्यू चेन्स, इसमें कि लोकली लोग एम्पावर होंगे, है ना। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ बन रही है, एसएचजी भी बना रही हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनी बना रही हैं, तो ये क्या, ये अपनी डिमांड को पूरा कर सकती हैं, और प्लस ये बड़ी बड़ी कंपनी को दे सकती हैं। फिर वो बड़ी कंपनी यूरोप और यूएसए में और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग कम्पीट कर सकते हैं। फिर जब हमारी इकॉनमी बड़ी हो जाएगी, तो फिर हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है टाई अप करके इस स्केल अप कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये है, इससे क्या होगा कि एसएचजी ने क्या किया है दोस्तों, फेमिनाइजेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी किया है। ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म जो है, आपको यूपीएससी में लिखना अपने, अगर मेंस एग्जाम अगर आ जाए। ये देखो टर्मिनोलॉजी है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट जो है पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट पे करती है लोन पे। मान लो 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है 8% पे किसी इंसान ने, तो सरकार बोलती है कि चलो 5% लोन मैं आपका चुका दूंगा, 3% लोन आप चुकाइए। कोलेटरल फी का मतलब है कि कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, लैंड या गोल्ड कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, हम आप पे विश्वास करते हैं। ठीक है, कुदुम्ब श्रीराम की केस स्टडी है ये, द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ एन एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। भारत में 91 लाख है, उनमें से कुदुम्ब श्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया है केरल में, आप इसके बारे में पढ़िएगा नेट पे, काफ़ी अच्छी केस स्टडी है, क्योंकि यहाँ पर फिर कवर करेंगे टाइम, चूँकि हम लोग रैपिड ये बना रहे हैं ताकि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम कवर कर पाएँ। अब इकोनॉमिक सेक्शन पे आ जाते हैं, जो न्यूज़पेपर में था 2 फरवरी के न्यूज़पेपर में जो था, ठीक। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स बदल क्या है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या है, थोड़ा पढ़ते इसको। ये क्या है, रॉ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये इन्फ्लेशन को, महंगाई को इंक्लूड कर लेती है। सपोज करो एक साल में पेन 10 रुपए का था, और दूसरे साल में मान लो 2025 में 10 रुपए का एक पेन था, 2026 में वो पेन हो गया जाकर के है 12 रुपए का। तो अब इसकी जीडीपी मान लो 100 पेन बनाए इन्होंने, तो 1000 रुपए होगी। भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1200 होगी। तो क्या जीडीपी हमारी 1200 रुपए होगी, पहले 1000 रुपए थी? जी नहीं, क्योंकि पेन तो हम 100 ही बना रहे हैं। ये 2 रुपए महंगा हो गया, मतलब कि इन्फ्लेशन है ये, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में काउंट कर लेते हैं, रियल में नहीं करते हैं। इसलिए रियल ज़्यादा रिलायबल है कि अगर आपने 100 पेन 2025 में बनाए थे और 100 पेन आप 2026 में भी बना रहे हो, तो कुछ आपने ग्रोथ नहीं किया है। मैं उसी पेन की बात कर रहा हूँ, अगर पेन वो सेम क्वालिटी का है, ठीक है। मैटर क्यों करता है, क्योंकि गवर्नमेंट
जो है जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% पे आ गई है, तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है हमारे लिए। टैक्स बुयंसी क्या होती है, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैक्स बुयंसी, टैक्स बुयंसी वो होता है कि कितना टैक्स सरकार कलेक्ट कर पा रही है, टैक्स की ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ टैक्स, ग्रोथ ऑफ टैक्स रेट बटे ग्रोथ ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी मान लो अगर 8% से ग्रो कर रही है और टैक्स रेट अगर मान लो 5% से ग्रो कर रहा है, तो ये टैक्स बुयंसी निगेटिव में चली गई, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए अच्छी बात क्या होती है कि जीडीपी अगर 8% से ग्रो कर रही है तो टैक्स हमारे 9% से कम ग्रो करे, तो अच्छी बात है ये। ठीक है, अभी हमारी टैक्स बुयंसी 0.6%, मतलब 1 से कम है। टैक्स बुयंसी हमारी अगर 1% से ज़्यादा होती है तो अच्छा होता है, अभी 1 से कम है तो गलत बात है, तो सरकार चिंता कर रही है। 16th फाइनेंस कमीशन हमारे पास भी आया था, जहाँ पर सरकार जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है। आपको पता है वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है कि सरकार ने मान लो 100 रुपये कलेक्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 41 रुपीज़ वो स्टेट्स में, सारे स्टेट्स और यूटीज़ में बांट देगी, स्टेट्स प्लस यूटीज़ में बांट देगी, और 59% जो है पैसा, 59 रुपीज़ जो है वो अपने पास रखेगी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है कि मान लो सरकार ने 41 रुपीज़ कलेक्ट किए थे, अब मान लो इसमें से 3 रुपये यूपी को देने हैं, 4 रुपये महाराष्ट्र को देने हैं, 7 रुपये तमिलनाडु को देने हैं, 8 रुपये नागालैंड को देने हैं। इस तरीके से बंटवारा होता है। अब ये कैसे बंटवारा होता है, ये फार्मूला क्या इसका है, फाइनेंस कमीशन 16 ने कैसा किया इसको कि इनकम डिस्टेंस जो है वो 42.5% वेट रखा जाएगा कि पुअरर स्टेट्स ज़्यादा मनी पाएंगे। पॉपुलेशन 17.5 है, मोर पीपल मीन्स मोर माउथ्स टू फीड। एरिया 10% एरिया हिसाब से, यूपी अगर बहुत बड़ा है और सिक्किम छोटा है तो उसको कम मिलेगा, 10% उसका वेट होगा। स्टेट्स कंट्रीब्यूशन 10%, मान लो अगर यूपी 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिहार 85 कर रहा है, तो इसको यूपी ज़्यादा मिलेगा, उसकी दर जो है 10% रखी गई इसमें है कंट्रीब्यूशन। हालांकि कॉम्प्लेक्स होता है, आपको याद नहीं रखना, खाली आपको बस इतना याद रखना कि इनकम डिस्टेंस का ज़्यादा है वेटेज, फिर पॉपुलेशन का, और फिर इनका बराबर तीनों का है। तो ये अभी नया नया आया है फाइनेंस कमीशन 16, तो ये आपको याद रखना है इसीलिए। ठीक है, अब सरकार जो सेस है, एक तो टैक्स कलेक्शन होता है, फिर सेस कलेक्ट करती है और सरचार्ज। टैक्स को तो बांटती है फाइनेंस कमीशन, लेकिन सेस और इस पे फाइनेंस कमीशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये सेस और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन पे होता है, वो दे या ना दे। ठीक है, अक्सर देती नहीं है। इन्फ्लेशन को हिडन टैक्स भी कहा गया है दोस्तों, याद रखना आपको। होलसेल WPI क्या है कि प्राइस ट्रैक्स एट फैक्ट्री लेवल पे, कि फैक्ट्री से सामान बिना बना उसकी क्या प्राइस है। कंज्यूमर का क्या मतलब है कि जब हमने आपने बिस्किट मान लो लिया पार्ले जी का, तो वो मैं कितने का दे रहा हूँ, तो कंज्यूमर लेवल पे। और RBI महंगाई के लिए इसी को ट्रैक करती है कि महंगाई कितनी है मार्केट में, रियलिटी में। गोल क्या रखा RBI ने कि 4%। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्ट्रेटेजिक एम, GDP टैक्सेस, शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये सारी डिबेट्स चलती रहती हैं, बहुत ईजी हैं। आर्टिकल 280 के तहत आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, हर प्रेसिडेंट हर साल, हर 5 साल में ये बनाते हैं फाइनेंस कमीशन को, ताकि हम टैक्स बांट सकें, टैक्स का पैसा बांट चुके हैं, और सरकार को फिस्कल प्रूडेंस दिखानी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन में आ गया ब्रिक्स करेंसी। क्या इंडिया ब्रिक्स करेंसी के फेवर में है या नहीं है दोस्तों? 18वीं ब्रिक्स समिट 2026 में होने वाली है इंडिया में। हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति भी आए। ये इंपॉर्टेंस क्यों है ब्रिक्स? अभी ये ब्रिक्स प्लस कहा गया क्योंकि ब्रिक्स के 5 मेंबर जो ओरिजिनल हैं और प्लस बाकी सारे और भी मेंबर हैं। 37% GDP इन्हीं के पास है, और दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स नेशंस के पास में है। ऐसा माना जाता है कि $डॉलर की डोमिनेंस को टक्कर देने के लिए बनाया गया ये। अभी लोग ऐसा मान रहे थे कि इंडिया भी चाहता है कि डॉलर की जो है डोमिनेंस कम हो, ऐसा है, लेकिन भारत के जयशंकर ने ये कह दिया है कि ये
भारत के फाइनेंशियल एजेंडा में ये चीज़ नहीं है, मतलब भारत नहीं चाहता ऐसा हो। भारत ने कहा इंटरऑपरेबिलिटी, मैं चाहता हूँ कि हर इंडिया नेपाल, इंडिया यूएई, इंडिया चाइना, इंडिया रसिया, इंडिया यूएसए, हम उनकी लोकल करेंसीज में आपस में ट्रेड करें, और आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक और उस कंट्री की सेंट्रल बैंक के बीच में ये चीज़ हो, तो हम उससे परचेज कर सकें गुड सर्विसेज। और इंडिया ऐसा कर भी रहा है, दिखाऊंगा आपको क्या। इंडिया कॉमन करेंसी को क्यों अपोज कर रहा है ब्रिक्स में। जैसे कि यूरो है, यूरो में आज लगता था कि हाँ यूरो यूरोप की एक करेंसी है, लेकिन ये भी कंट्री लाइक इंडिया के लिए काफ़ी रिस्क है। क्यों? इससे होगा क्या, इस यूरोप में देखा गया है कि फ्रांस, जर्मनी और इनका काफ़ी बोलबाला है ना। यूरो को काफ़ी ये लोग डिफाइन करते हैं, यूरो क्या उसकी वैल्यू होगी, यही कंट्रीज जर्मनी फ्रांस डिफाइन करते हैं। लेकिन भारत में क्या है, आरबीआई की पावर छिन जाएगी फिर। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स की सेंट्रल बैंक होगी वो चाइना से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि चाइना का ट्रेड बहुत ज़्यादा है कंट्रीज़ के। चाइना की युआन की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो चाइना फैक्टर यहाँ पे आता है कि अगर हम लोगों ने ब्रिक्स करेंसी बनाई तो कहीं ना कहीं चाइना से ज़्यादा, इन चाइना का ज़्यादा वेट होगा इसमें, है ना। ऐसा ना हो कि ब्रिक्स करेंसी में 50% वेट चाइना का हो, 20% इंडिया का हो, 20% रशिया का हो, 10% किसी और का हो, 5% ब्राज़ील का, 5% साउथ अफ्रीका का, ऐसा ना हो। तो चाइना बाजी मार ले जाएगा। फ़ायदा क्या है इसका? हम एक करेंसी को हटा रहे होंगे, दूसरे को ला रहे होंगे, तो वो ठीक नहीं है। और यूएस से पंगा क्यों लेना बेफजूल का, क्योंकि वो भी हमारा पार्टनर है, और यूएसए ज़्यादा अच्छा पार्टनर हमारा है। चाइना तो हमारा दुश्मन है, खैर बॉर्डर पे करता है, तो हम क्यों चाहेंगे कि चाइना इतना ताकतवर हो। ठीक है। और ब्रिक्स मेंबर इतने डिफरेंट हैं कि रसिया कमोडिटी एक्सपोर्ट करता है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंडिया जो है सर्विस सेक्टर इकॉनमी है। तो हमारी करेंसी एक हो नहीं सकती, बिकॉज ये इतने डिफरेंट सेक्टर्स हैं कि हम कैसे उसको करेंगे। इंडिया ने क्या प्रपोज किया है इसके उपलक्ष्य में? इंडिया ने कहा कि डिजिटल ब्रिज बनाओ, सीबीडीसी इंटरलिंकिंग। आरबीआई है ने कहा है कि लिंकिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे यूरोप इंडिया का है, चाइना का ECNY है, इसको डिजिटल रूबल, रशिया का डिजिटल रूबल है। तो प्रपोजल यह है कि कॉमन प्लेटफॉर्म हम तैयार करें जिस पर करेंसीज जो हैं एक्सचेंज कर पाएँ डायरेक्टली विदाउट डॉलर फर्स्ट, कि हम लोग रुपए को पहले डॉलर में ना कन्वर्ट करें, फिर डॉलर को चाइना में कन्वर्ट करें, चाइनीज़ CNY में कन्वर्ट करें, ये ना हो। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर हम दो नेशंस इंडिया चाइना आपस में ही यूरोपी और ECNY आपस में ही ये कोलैबोरेट कर पाएँ और इसके एक्सचेंज रेट वहाँ पर तय हो पाएँ। हमारा इंडिया और चाइना के ट्रेड को मिला करके ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि तुम हमको कितना एक्सपोर्ट करते हो, मैं तुमको कितना एक्सपोर्ट करता हूँ, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट हम बना पाएँ तो ठीक होगा। इससे डॉलर की डोमिनेंस कम होगी, और हमारा भी चीन का भी चीन पर भी हम लोग, ऐसा नहीं होगा कि हम चीन को बड़ी एज दे देंगे, चीन को बड़ा फ़ायदा पहुँचा देंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक। बेनिफिट क्या इसका है कि ट्रेड बहुत फास्ट होगा, डॉलर पर हमको कोई डिपेंडेंस रखनी नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आपको पता है ईरान से इंडिया ने तेल देना बंद ही कर दिया लगभग, वो इसलिए क्योंकि ईरान पे लगे हुए हैं सैंक्शंस, तो फिर सैंक्शंस की बात इतनी नहीं होगी। ठीक। लोकल करेंसी ट्रेड से भारत कर रहा है किसके किसके साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे यूएई के साथ कर रहा है रुपीज़ में, दिरहम्स में। रसिया के साथ रसिया रूपी और रूबल का ट्रेड हो रहा है, तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये कैसे होगा कि रसिया की बैंक है उसने वोस्त्रो अकाउंट ओपन कर रखा है आरबीआई के में। तो मान लो अगर भारत को तेल मंगाना है तो भारत रुपीज़ में वोस्त्रो अकाउंट में पैसे डालता है आरबीआई के, और फिर ये रूस आरबीआई फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रसिया की उससे कांटेक्ट करता है, उसमें पैसे पहुंच जाते हैं। रूस को जो मंगाना होता है वो भारत से रुपीज़ से ही खरीद लेता है, जैसे कपड़े हो गए या फिर चाय पत्ती हो गई, शक्कर हो गई, ये सब। इससे क्या होता है कि ये रुपीज़ को भी स्टेबिलिटी मिलती है। ये हो गया फॉरेक्स करेंसी, हमारी ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होती इसमें। स्ट्रेटजी इकॉनमी कि हम जिससे चाहें उससे मर्जी ट्रेड करें, बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है कि वेस्ट के साथ हम ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उनकी खिलाफत कर रहे हैं, हम अपना अपना हर कंट्री के साथ प्लेटफॉर्म, हम उनके डॉलर के अगेंस्ट कोई हम ऐसी करेंसी नहीं बना रहे जो डॉलर को डोमिनेंस कर पाए। हाँ, डॉलर अपनी तरह है, रशिया का रूपी रूबल ट्रेड हो रहा है, रूपी का CNY से ट्रेड हो रहा है, ECNY से ट्रेड हो रहा है, तो युआन से, तो ये भी अपने एक अलग अलग हम लोग दिरहम से ट्रेड कर रहे हैं आपस में।
तो इंडिया स्मॉल स्मॉल मतलब बायलैटरल एंगेजमेंट्स कर रहा है, ना कि एक फुल फ्लेजेड आप कह लो कि ब्रिक्स करेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गोल तो इंडिया डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है डॉलर को, बस सिंपली अपनी कमजोरियों को कम करना चाहता है। ठीक है, ट्रेड इम्बैलेंस जो है, क्योंकि हमारा चीन के साथ बहुत ट्रेड इम्बैलेंस है, तो चीन पर हम लोग सारा कुछ फ़ायदा पहुंचा देंगे इससे। और एलएसी में चीन जानते हो क्या कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स, बॉर्डर पे टेंशन अगेन अगेन। तो कॉमन करेंसी इंडिया का नहीं, ब्रिक्स की नहीं होगी, बिकॉज रिस्की भी है, और चाइना को, रशिया की इकॉनमी वैसे भी बहुत डिक्लाइन कर रही है, साउथ अफ्रीका भी इतनी कोई बड़ी इकॉनमी नहीं है, ब्राज़ील भी इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं, तो भारत चीन है, तो उसमें इतना भारत को इतना एडवांटेज है नहीं। पर लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, हाँ, इंडिया का चाइना से, चाइना का रसिया से, रसिया का ऐसा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए तो ठीक है। डिजिटल लिंक अगेन टेक अवे क्या है कि मॉडरेटिंग फोर्स है। हम मल्टीपोलर वर्ड बनाना चाहते हैं, ना कि सिंगल करेंसी वर्ड की। यूएस का डॉलर नहीं, हम चीन की ECNY यूज़ करेंगे। CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक वर्ड है। डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डोमिनेंस ऑफ डॉलर, जो कि भारत नहीं करना चाहता है, बिकॉज चीन को इससे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा जो हमारे हित में नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रंप अभी काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन भारत हित में है कि यूएसए हमारे साथ रहे और हम यूएसए का साथ दें। स्विफ्ट क्या है? ये ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि बैंक्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, दुनिया भर की बैंक है, वो मनी को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। अब एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? ग्रेड रिबैलेंसिंग 2026, बैक्स टू रसिया। 2026 में आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई 2022 में, और इससे क्या हुआ कि वेस्ट यूरोप ने रशिया का तेल लेना बंद कर दिया, और रशिया ने ऑफर किया ऑयल मैसिव डिस्काउंट पे एशियन कंट्रीज़ को, चाइना को, इंडिया को। तो इंडिया जो कि 2022-2021 में मात्र 2% तेल खरीदता था, 2025 में 40% अपना तेल हमने वहीं से खरीदा है, रूस से। लार्जेस्ट बायर हम थे, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर थे, और हमने अपनी तेल सबसे ज़्यादा वहीं से खरीदा है। ट्रम्प साहब अब आए, ट्रम्प ने कहा नहीं नहीं, हम डील कम कर लेंगे, 18% टैरिफ कर देंगे, लेकिन आपको तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, जो कि ट्रम्प के बड़बोल हैं, हमने किया नहीं होगा। वो केवल अपनी जनता को दिखाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे। तो 1.1 मिलियन बैरल पर डे अभी खरीद रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि पहले 2 मिलियन बैरल, 20 लाख बैरल पर डे खरीदते थे, टीपा जो टैंकर नहीं आते वो वाले। अब रसिया भी अपना, अब भारत इस समय 41 कंट्री से तेल खरीदता है, पहले 27 से खरीदता था, अब 41 से, मतलब कि हम अपनी ऑयल, क्रूड ऑयल को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ये जो कि अच्छी बात है। वेनेजुला कार्ड, यूएस चाहता है कि वेनेजुला का जो हमने कैप्चर किया था इसका तेल को खरीदे, तो वो इंडिया को बेचना चाह रहे हैं। ना हम एंटी वेस्ट हैं, ना ही हम प्रो रसिया हैं, ये चीज़ें हैं। रिफाइनरी एडवांटेज की, हमारे पास बहुत सारा रिफाइनरी, इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी है, तो हम क्रूड ऑयल जो है प्रोसेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ट्रेड डेफिसिट है, ऑयल एज अ डिप्लोमेटिक टूल हम यूज़ करेंगे। ह्यूमन कॉस्ट ऑफ एंड ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स, स्केल जो है। हेलो गाइस, आज इतना ही, और थोड़ा बचा है तो मैं उसको 3 फरवरी के पेपर में कवर कर लूँगा, ठीक है? तो प्लीज़, ठीक है, ये जो बचा हुआ है मैं इसको कवर कर लूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।